वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत अपना हमारे YouTube चैनल आईएएस मैकेनिकल एकेडमी पर। मेरा नाम है शुभम पराशर, मैं हूं आपका एजुकेटर। दोस्तों, हमने कल बात की थी बेसिक्स कुछ थर्मोडायनेमिक्स के। व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग एंड देयर इंटरेक्शंस। किसको हम सिस्टम बोलेंगे, किसको सराउंडिंग बोलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम्स। तो हमने कल काफी बात की थी इस बारे में। तो हम पहुंच गए थे दोस्तों बात करते हुए प्योर सब्सटेंस के ऊपर कि बेसिकली व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, कि प्योर सब्सटेंस बेसिकली होता क्या है। तो हमने बात की थी कि प्योर सब्सटेंस इज द सब्सटेंस कैट हैव होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट, जिसके अंदर बिल्कुल डिसिमिलरिटीज ना हो, होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन हो, उसको हम बोल देते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, हमने जान लिया था प्योर सब्सटेंस हम किसे कहते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे प्योर सब्सटेंस के। क्या थे वो एग्जांपल्स? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज ए प्योर सब्सटेंस बिकॉज केमिकल होमोजीनियस, दे दोनों फिजिकली मिक्सअप हो जाते हैं एक दूसरे से अच्छे में, कंप्लीटली दे विल मिक्स अप, सो वी कॉल्ड इज प्योर सब्सटेंस। दोस्तों, वाटर एंड वाटर वेपर इज आल्सो कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस, दे आल्सो फिजिकली मिक्स अप। Alcohol and water is also called a pure substance. Oil plus water is also called a pure substance. Is really oil plus water एक pure substance होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा. This is not a pure substance. Why? Because when we try to mix up oil with water, oil, because of their density differences, oil will reach upside, and because it is lighter, and water will go downside because it is heavier. So they are not physically mixed up, they do not form a pure substance. ये pure substance नहीं बनाएंगे. So we cannot say that their mixture is a pure substance. हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएशंस रहेंगे। स्टीरियर के थ्रू हम थोड़ा इनको मिक्सअप करेंगे, लेकिन आफ्टर सेटलिंग कुछ समय के बाद दे विल सेपरेट आउट, ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो मॉइस्ट एयर हमने कल बात की थी, क्या ये प्योर सब्सटेंस है? बिल्कुल भी नहीं है। मॉइस्ट एयर भी प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों नहीं है फ्रेंड्स? मॉइस्ट एयर के अंदर हमें पता है वाटर वेपर्स होते हैं। जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ वाटर वेपर भी होते हैं एक एयर के अंदर, मॉइस्ट एयर के अंदर, परंतु वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है, जो उनकी वैल्यूज है, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इट इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस, ये होमोजीनियस कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं गैसेस एयर प्लस लिक्विड एयर, इज इट ए प्योर सब्सटेंस? बिल्कुल भी नहीं है। इट इज अनदर फेज, गैसेस इट इज लिक्विड फेज। हाउ विल दे फिजिकली मिक्स अप एज ए होमोजीनियस? दे आर नॉट मिक्सिंग अप, सो इट इज आल्सो नॉट ए प्योर सब्सटेंस। तो हमने जाना कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, किसे हम प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं, किसे हम प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आल्सो टेल मी, इज वी ऑलरेडी नो अबाउट आईसी इंजन्स। तो आईसी इंजन्स के अंदर जो फ्यूल्स हम यूज करते हैं, फ्यूल्स, उसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज होती है, O2, N2, ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या हम उसे प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं? इज इट प्योर सब्सटेंस? The fuel which we are using with air, is it pure substance? Friends, बिल्कुल, it is a pure substance. जो फ्यूल हम पेट्रोल इंजन में यूज करते हैं, हम उसे होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जब वो होमोजीनियसली आपस में मिक्सअप हो सकता है, then we can say that it is a pure substance. But we cannot say that diesel is also a pure substance. Diesel जो है वो फिजिकली मिक्सअप नहीं होता, it is basically वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑल अबाउट प्योर सब्सटेंस। बाकी जब हम आईसी इंजन की बात करेंगे तो हम इस बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ने हमारे अगली बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की हम। दोस्तों, होप यू एंजॉयिंग दिस वीडियो। आपको मजा आ रहा होगा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हुए। बिल्कुल बेसिक से हमने शुरू किया है, धीरे धीरे हम अपना लेवल अप करते जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हम समझने वाले हैं? एक टर्म आती है गिब्स फेस रूल। व्हाट इज इट? गिब्स फेस रूल होता क्या है? गिब्स फेस रूल के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये गिब्स फेस रूल बेसिकली इज अ रूल टू डिफाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम।
डिग्री ऑफ फ्रीडम को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए एक रूल है जिसे बोल देते हैं गिब्स फेस रूल। बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है? व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज बेसिकली अ नंबर फॉर वाई। व्हाट इज नंबर, किस लिए हम इसको यूज करते हैं? बेसिकली हमें रिप्रेजेंट क्या करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। व्हाट आई एम सेइंग, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ सिस्टम। एक स्टेट सिस्टम की अगर हमने एक स्टेट डिफाइन कर दी, उसको फिक्स करने के लिए कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे जो बता देंगे कि सिस्टम की स्टेट फिक्स है। कितने मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड रहते हैं। इट इज बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने बात की नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिगार्ड टू फिक्स से और सिस्टम। इसको इस तरह से लिखे, नंबर ऑफ, क्या हमने बात की, मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू फिक्स ए सिस्टम। इट इज ए डिग्री ऑफ फ्रीडम। देन व्हाट इज गिब्स फेज रूल? गिब्स फेज रूल क्या होता है हमें? गिब्स फेज रूल का बेसिकली फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, क्या होता है? P plus F is equal to C plus 2. This is Gibbs phase rule. Gibbs phase rule. GPR. Okay, this is Gibbs phase rule. अब ये P क्या रिप्रेजेंट करता है, F क्या रिप्रेजेंट करता है, C क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जानते हैं दोस्तों। बेसिकली इट इज C। ये जो 2 हमने यूज किया, इट इज फॉर्मूला फॉर, ये किसके लिए है? THD। इट इज फॉर थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? P plus F is equal to C plus N. This is the Gibbs phase rule. जनरल फॉर्मूला फॉर ए गिब्स फेज रूल। अब P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? P रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ फेजेस। नंबर ऑफ फेज कितने हैं? F रिप्रेजेंटिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। C represent is number of components। N represent is नॉन कंपोजिशनल नंबर्स। ठीक है, ये एन रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर तो हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स के केस में नॉन कंपोजिशनल नंबर्स कौन कौन से होंगे? 2 होंगे। एन इज इक्वल टू 2 फॉर थर्मोडायनेमिक्स। वो कौन से नंबर्स होंगे? टेम्परेचर एंड प्रेशर, दे आर द 2 numbers. But in case of material science, when we deal the subject of material science, then we can say n is equal to 1. Material science क्या होगा वो? Temperature only. Pressure also is not a non-compositional number there. Only temperature is the non-compositional number. Pressure also their effect also in material science when we talk about the microscopic level. Okay. So this is all about of Gibbs phase rule. तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। अब सपोज करो O2 एंड N2 मिक्सचर। अभी हमने बात की प्योर सॉल्ट्स क्या आंसर? मिक्सचर। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी फ्रेंड्स? अब O2 एंड N2 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो गए? 2 हो गए। और फेज क्या रहेंगे इनके दोस्तों? This is also gaseous phase and N2 also gaseous phase. O2 and N2 both have gaseous phase.
यानी कि नंबर ऑफ फेज 1. There are all basically 3 phases: solid, liquid and gas, but O2 and N2 both are gaseous phase. So that P is equal to 1. Then just put this into the formula of thermodynamics. P plus F is equal to C plus 2. तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 plus F is equal to 2 plus 1. तो F कितना निकलेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 2. This is all about how we can find out the degree of freedom of substances. ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हैं. ठीक है, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल्स. एक एग्जांपल और लेते हैं हम. आपने ये सब कुछ नोट कर लिया ना? साथ साथ नोट करते रहिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट करते रहिए. अदरवाइज तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं. अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मेरा टेलीग्राम चैनल आईएएस मैकेनिकल एकेडमी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसके अंदर मैंने थर्मोडायनेमिक्स के कंप्लीट नोट्स डाले हुए हैं. आप उनको प्रिंट आउट निकलवा कर साथ साथ पॉइंट आउट कर भी पढ़ सकते हैं. इट इज द अनदर वे. ओके, सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. हमने बात की थी वाटर एंड वाटर वेपर की. अब हमें इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है फ्रेंड्स. तो कैसे निकालेंगे हम? वाटर क्या है? इट इज ए लिक्विड फेज. और वाटर वेपर क्या है? इट इज ए गैसियस फेज. द नंबर ऑफ फेजेस, हाउ मेनी? 2 नंबर ऑफ फेजेस. P is equal to 2 here. Now components also 2. Water is different component, water vapor is different component. C is 2. Then what is F? Just put the main formula. We get F. क्या हो जाएगा? P plus F, 2 plus F is equal to 2 plus 2. Then F is equal to 2. This is the degree of freedom of water and water vapor. Are you getting my point, friends? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रिपल पॉइंट की. ट्रिपल पॉइंट की बात करें अगर हम, किसके केस में? H2O के केस में ट्रिपल पॉइंट ऑफ H2O. वाटर का ट्रिपल पॉइंट. यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी दोस्तों? बताइए आप मुझे क्या होगी. सबसे पहले ट्रिपल पॉइंट शायद आपके लिए एक नया वर्ड हो. ये होता है ट्रिपल पॉइंट. एक्चुअली ट्रिपल पॉइंट पता क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रिपल पॉइंट इज द पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पर तीनों फेज, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फेज कैन को एग्जिस्ट. गेटिंग पॉइंट? मैं बोल रहा हूं एग्जिस्ट कर सकते हैं. करेंगे या नहीं करेंगे इट्स नॉट कंफर्म, परंतु कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, कैन एग्जिस्ट. ओके, दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल पॉइंट. इट इज द पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर all the 3 phases solid, liquid, gas can coexist. Okay, बाकी इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे जब हम हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे प्योर सब्सटेंस का. तब इसके बारे में बहुत सारी बातें होंगी. ट्रिपल पॉइंट के बारे में, कैसे इसको पीवी डायग्राम पे शो करते हैं, कैसे टीएस डायग्राम पे शो करते हैं. ठीक है, तो हम इसके बारे में डिटेल में तब बात करेंगे. तो अब जस्ट बात करते हैं. अभी मैंने आपको बात की कि तीनों फेसेस में एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ फेज कितने होंगे फ्रेंड्स? 3. ठीक है, नंबर ऑफ फेज कितने हो गए फ्रेंड्स? 3. और नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या हो गए? कंपोनेंट क्या हो गए फ्रेंड्स? कंपोनेंट हो गया 1 वाटर. बात किसकी कर रहे हैं? वाटर की. कंपोनेंट कितना हो गया? सिंगल, 1. देन F कितना हो गया इस केस में? 3 प्लस F इज इक्वल टू 1 प्लस 2. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0. व्हाट डज इट मीन? कि एक भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं चाहिए हमें इस स्टेट को, ट्रिपल पॉइंट को की स्टेट को फिक्स करने के लिए. दे आर ऑलरेडी फिक्स्ड. ओके, हाउ दिस, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कई बार एसएससी जेई में बहुत बार पूछ लिया जाता है इस तरह के क्वेश्चन. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि हाउ यू फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम. 1 मार्क क्वेश्चन गेट में भी कई बार आ चुके हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के, और ईएससी में भी आ चुके हैं. तो इट इज इंपॉर्टेंट और बिल्कुल इजी है. अगर आपने ये टेक्निक समझ लिया तो आप इजीली कर पाओगे फ्रेंड्स. ओके, अब दोस्तों बात की हमने ट्रिपल पॉइंट की, तो जानते हैं ट्रिपल पॉइंट के बारे में कुछ. तो ट्रिपल पॉइंट होता क्या बेसिकली, क्या कंडीशंस होती है ट्रिपल पॉइंट की? हमने बात की कि यहां पर तीनों फेज एग्जिस्ट कर सकते हैं.
तो क्या कंडीशंस रहेंगी ट्रिपल पॉइंट के ऊपर? कहां पे बोलेंगे इट इज ए ट्रिपल पॉइंट? वहां पे प्रेशर कितना होता है? प्रेशर की वैल्यू रहती है 0.61 किलो पास्कल और टेम्परेचर क्या रहता है 273.16 ये रहता है। दोस्तों इसकी यूनिट क्या होगी आपको पता है? बताइए मुझे क्या यूनिट होगी? इट इज डिग्री केल्विन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ट्रिपल पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर क्या रहेगा, प्रेशर क्या रहेगा। इट इज 1 मार्क पॉइंट, स्टार मार्क। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने बात कर ली दोस्तों ट्रिपल पॉइंट के बारे में, बात कर ली हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात कर ली हमने, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम बात कर लेते। अच्छा एक बात और बताइए मुझे, एग्जाम्पल के तौर पे हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ही निकालनी है, ठीक है। अब एक सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ H2, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो सकता है, कौन सा फेज एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड, वेपर, सॉलिड, ऑल। तो कौन सा फेज एग्जिस्ट करेगा एक एटमॉस्फेरिक और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर? दोस्तों आपको पता है क्या है एक एटमॉस्फेरिक और 100 डिग्री सेल्सियस? इट इज बेसिकली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर यहां पर जाने के बाद बॉयल करना शुरू हो जाएगा, तो उस केस के ऊपर क्या होगा? तीनों फेस एग्जिस्ट करेंगे। इट इज ऑल्सो ए पॉइंट वेयर 3 फेस कैन को एग्जिस्ट। अनदर पॉइंट इज ट्रिपल पॉइंट। यहां पर भी तीनों फेज एग्जिस्ट करेंगे, यहां पर भी तीनों फेज एग्जिस्ट करेंगे। इस सिमिलरिटी पॉइंट से कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था बेसिकली ऑल अबाउट दी ट्रिपल पॉइंट एंड प्योर सब्सटेंसेस। तो चलिए कुछ आगे बात करते हैं अब। दोस्तों हमने देख लिया कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने बात कर ली। दोस्तों एक टर्म होती है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक्स डील्स करती है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम से। उसके अंदर क्या होती है? इक्विलिब्रियम स्टेट्स होती है, उससे थर्मोडायनेमिक्स डील करती है। हर स्टेट जब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के ऊपर हमारा स्टेट मूव करेगी तो वो किससे होती हो जाएगी? इक्विलिब्रियम स्टेट से होती हुई गुजरेगी, बहुत स्लो गुजरेगी और सारी स्टेट्स क्या रहेगी? इक्विलिब्रियम रहेगी। हालांकि हमने कल बात की थी क्वासी-स्टैटिक में क्लोज टू इक्विलिब्रियम है, लेकिन हम उससे इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम रहेगी, ठीक है। तो एक टर्म आती है फ्रेंड्स, क्या होती है? टर्म होती है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर नहीं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसकी बात कर रहे थे हम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स? बेसिकली थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम वेयर विच कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेस, मतलब 4 इक्विलिब्रियम होंगे इसके अंदर। कौन कौन से? पहला होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यदि बॉडी या हमारा कोई भी पार्टिकल या कुछ भी कोई सिस्टम, सॉरी सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, सिस्टम अगर वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है दोस्तों, तो हम क्या बोलेंगे कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है? नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए आपको 4 इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। वो कौन कौन से है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा फेज इक्विलिब्रियम, तीसरा थर्मल इक्विलिब्रियम एंड फोर्थ इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फ्रेंड्स अगर आप बोलते हो कि एक सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, उस पे किसी तरह की डिस्कंटिन्यूस नहीं है, इट इज ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो उससे इन 4 इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर है।
तो आइए ये क्या बताता है। सबसे पहले मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल नाम से ही क्लियर हो रहा है हम क्या बात करते हैं, फोर्सेस की, कि सिस्टम के ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं होनी चाहिए। बेसिकली अनबैलेंस्ड फोर्सेस कौन सी होती है, प्रेशर, प्रेशर इज वन ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स विच एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के ऊपर जब हम बात करते हैं तो प्रेशर ही होता है जो पिस्टन के ऊपर एक्सर्ट करता है, इट क्रिएट्स ए अनबैलेंस्ड फोर्स, तो वो नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। इक्वालिटी ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, किसी भी तरह के अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम के अंदर नहीं होनी चाहिए। सेकंड, फेज इक्विलिब्रियम। दोस्तों फेज इक्विलिब्रियम भी अपने आप में एक बहुत अच्छा इक्विलिब्रियम है। कैसे, क्योंकि सपोज करो एयर और वाटर दो फेज है, ठीक है, परंतु ये जब आपस में रहे तो एक इक्विलिब्रियम बना ले, इनमें किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, दे क्रिएट इक्विलिब्रियम, उसको बोल देते हैं हम फेज इक्विलिब्रियम। टू फेज एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम, दो फेज एग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन वो इक्विलिब्रियम में हो, उनमें किसी तरह की फेज ट्रांजैक्शंस ना हो, तो उसे बोल देते हैं हम फेज इक्विलिब्रियम। इक्वालिटी ऑफ फेज, और क्या बोल सकते हैं हम, होमोजीनियस फेज। जब फेज होमोजीनियस होगा तो उसमें किसी भी तरह के डिसिमिलरिटीज होंगे ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अगली बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। थर्मल नाम से ही कुछ याद आ रहा है क्या होता है थर्मल के बारे में हमने बात की। थर्मल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर फ्रेंड्स। अगर थर्मल की हमने बात की तो थर्मल क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी तरह का वेरिएशन टेम्परेचर में नहीं होना चाहिए। थ्रू आउट द मटेरियल, थ्रू आउट द सब्सटेंस क्या होना चाहिए, टेम्परेचर, थ्रू आउट द सिस्टम टेम्परेचर जो है होना चाहिए सेम। यानी कि ये क्या बताएगा, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। दोस्तों केमिकल इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन सिस्टम के अंदर नहीं होनी चाहिए, सिस्टम न्यूट्रल होना चाहिए, किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शंस ऑकर नहीं होनी चाहिए, यानी कि इक्वालिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शंस एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए सिस्टम के अंदर, ये बोल रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम। फ्रेंड्स अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करता है सिस्टम, तब हम उसे बोल सकते हैं कि सिस्टम किसमें है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। अगर इनमें से एक भी कंडीशन रह गई, सेटिस्फाई नहीं हुई फ्रेंड्स, तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। हालांकि ये हो सकता है थर्मल इक्विलिब्रियम में, हो सकता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, लेकिन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये चारों कंडीशंस वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, होप यू नो वेल अबाउट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब आपको कुछ पता लगे कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने जान लिया थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब एक बहुत प्यारा है, हम शुरू कर रहे हैं बहुत प्यारी चीज से, वो क्या है फ्रेंड्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज इट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ तो दूसरा होता है, जो सबसे पहले का मतलब ये फर्स्ट नहीं है, मतलब जो शुरुआत हुई थी लॉ की, वो आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली बहुत बाद में आया। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, इसकी डिटेल्स थोड़ी सी दूं, तो ये करीबन आया था 1931 में, और इसको किसने दिया था, फाउलर ने। फाउलर ने इसको दिया था 1931 में। परंतु हमने कल जब बात की थी डिस्कशन में बेसिक्स के अंदर कि फर्स्ट एंड सेकंड लॉ जो आ गए थे वो 1885 में, 1885 के करीब इन्वेंशन हो गई थी, यानी लॉज आ गए थे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। लेकिन ये जो लॉ है ये उनके बाद में आया है। क्यों ऐसा हुआ है कि इसको बिकॉज इट इज वेरी बेसिक। अगर हम बात करें तो ये हम कॉमन है, इट इज वेरी कॉमन, बट
इट कैन नॉट बी रिटर्न इन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के अंदर इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, कुछ भी नहीं बताया गया है, तो इसलिए हमें इसको जीरोथ लॉ का नाम देना पड़ा। व्हाई इट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ। ओके, अब ये फ्रेंड्स बोलता क्या है? ये बोलता है, इसको पहले समझते हैं थोड़ा सा। सपोज करो दिस इज ए बॉडी ए, ठीक है, ये दिस इज अ बॉडी सी। एक बॉडी ए है, एक बॉडी सी है, ठीक है फ्रेंड्स। हम बोलते हैं ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम हमने क्या जाना था अभी पीछे? इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या था? इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। दोनों का टेम्परेचर जो है सेम है, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अब हम बात करते हैं बॉडी ले लेते हैं, अनदर बॉडी बी। दिस इज बॉडी बी। हमने बोला कि बॉडी बी भी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है बॉडी सी के साथ, ठीक है, हमने बोल दिया। तो ये लॉ क्या होता है? जीरोथ लॉ। यदि बॉडी ए इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी एंड बॉडी बी इज आल्सो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बॉडी विद बॉडी सी, देन बॉडी ए एंड बी आल्सो इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। दिस इज कॉल्ड एज जीरोथ लॉ। ये हमें जीरोथ लॉ बताता है। यदि ए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? सी के साथ। बी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है सी के साथ। देन दोस्तों ए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा बी के साथ। दिस इज व्हाट द जीरोथ लॉ टेलिंग अस। ठीक है दोस्तों, आप सबसे पहले बात करते हैं, हमने अभी बात की इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। दोस्तों, डिड यू फील व्हाट इज टेम्परेचर? हमने सुना है टेम्परेचर इंक्रीज, अभी गर्मी है तो टेम्परेचर बढ़ गया, अभी ठंड है तो टेम्परेचर घट गया। मतलब फील क्या है? व्हाट इज टेम्परेचर? होता क्या है ये टेम्परेचर? आप मुझे बता सकते हो? कोई एंड बॉक्स में लिखिए अगर आपको पता है तो। चलिए मैं आपको बताता हूँ टेम्परेचर होता क्या है। हम अपने सेंसेशंस के द्वारा, अपनी फीलिंग के द्वारा बोल सकते हैं कि कोई चीज ज्यादा गर्म है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। इट इज रेड हॉट, हॉट, वार्म, कूल, कोल्ड, freeze, ice. These are the terms which are generally used. But they tells us that this is hot, their temperature high. But they cannot tell us. We cannot predict by touching the body or by seeing with naked eyes. Yes, the temperature of that body is, let's say, 20 degrees Celsius or 25 degrees Celsius. We cannot give the exact units, exact numbering, exact quantity, what the temperature getting at that point. But we have a feeling, हम फील कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका कम है। लेकिन हम जब कंपेयर करने बैठे, सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एक मेटल रिंग है, एक जैसे ये मैंने डाली हुई है, एक मेटल की रिंग है फ्रेंड्स, ठीक है, और एक प्लास्टिक का पेन है। दिस इज ए मेटल रिंग, ठीक है, एंड दिस इज अ प्लास्टिक पेन। बोथ हैव टेम्परेचर सेम। टेम्परेचर क्या है दोनों का? 24 डिग्री सेल्सियस, लेट्स से 24 डिग्री सेल्सियस। दोनों का टेम्परेचर सेम है। डिड यू फील व्हाट इज हैपेंड? वी नो बाय नंबरिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द बोथ bodies, ring and the pen is same, but what we feel exactly when we touch each other, yet we feel it is colder, it is hotter. हमें फील होगा कि इसका टेम्परेचर ये ठंडा है एज कंपेयर टू दिस प्लास्टिक पेन, इस प्लास्टिक पेन के मुकाबले। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज ए मेटल, इट इज कंसिस्ट ऑफ मेटल। ये मेटल से बनी हुई है, इसकी कंडक्टिविटी हाई है, तो ये जैसे ही हम इसको टच करेंगे, इट ट्रांसफर्स हीट फास्टली थ्रू आउट आवर बॉडी एंड वी फील दैट इट्स टेम्परेचर इज लेस, बट इन एक्चुअल द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज, both the ring and the plastic pen are same. So we cannot predict the actual value, exact value of the temperature by our sensations. हमारी फीलिंग के साथ हम ये सब कुछ एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो उसके लिए हमें जरूरत किन चीज की पड़ती है? थर्मोमीटर्स की।
टेम्परेचर को नापने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें? थर्मोमीटर्स की। तो थर्मोमीटर्स की मदद से हम बता सकते हैं कि किसका टेम्परेचर कितना यूनिट्स है किसी समय पर। टेम्परेचर्स की अपनी यूनिट्स होती है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ्रैक्टोस, डिग्री केल्विन। हम बात करेंगे इन पर भी। सबसे पहले हमने बस ये जाना कि जीरोथ लॉ क्या बोलता है। अब सपोज करो फ्रेंड्स, ये जो थर्ड बॉडी है, हमने जो थर्ड बॉडी ली, मैं इसको हटा दूं। थर्ड बॉडी नहीं है, बॉडी ए, बॉडी बी, और थर्ड बॉडी की जगह मैंने क्या लगा दिया? एक थर्मोमीटर। दिस इज थर्मोमीटर। मैंने थर्ड बॉडी की जगह एक थर्मोमीटर लगा दिया। तो क्या डेफिनेशन निकल के आई? नहीं, जीरोथ लॉ की। जीरोथ लॉ की डेफिनेशन निकल के आई कि ए बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी बी बॉडी के साथ, कब? विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, इफ देयर टेम्परेचर इज सेम। यदि उनका टेम्परेचर सेम है तो वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी विदाउट द बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट। वो दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है फिर भी। दिस इज थर्मोमीटर। ये डेफिनेशन निकल के आई सामने। तो हम बोलेंगे कि जीरोथ लॉ की डेफिनेशन क्या है, ये लिखते हैं जीरोथ लॉ क्या होता है। हमने समझ लिया कि जीरोथ लॉ क्या बता रहा है, लेकिन होता क्या? इफ ए बॉडी A is in thermal equilibrium with body B, क्या रहेगा? यदि एक बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में बॉडी बी के साथ, बॉडी सी के साथ, हमने बात की सी, एंड बॉडी डी also thermal equilibrium, also in thermal equilibrium with C, then A and B also in thermal equilibrium. This is the definition. If body A is in equilibrium with body B and B is equilibrium with body C, then A be also in thermal equilibrium. ये हमें बेसिकली बताता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एक और बात मैं आपको बता दूं, हमने टर्म देखी टेम्परेचर। तो व्हाट इज बेसिकली टेम्परेचर? होता क्या है टेम्परेचर? कैन यू डिफाइन इट? क्या आप उसकी कोई डेफिनेशन मुझे बता सकते हो? व्हाट इज टेम्परेचर? व्हाट इज टेम्परेचर? एक्चुअली टेम्परेचर की जो है कोई भी प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है। हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इज एसोसिएटेड विद, टेम्परेचर की एक फीलिंग है। टेम्परेचर इज ए फीलिंग एसोसिएटेड विद कूलिंग एंड हीटिंग। टेम्परेचर की एक फीलिंग है जो हम फील कर सकते हैं, क्या? बाय टचिंग कूल और हीट। कूल और हीट से मतलब क्या बता सकते हैं हम? Hotness and coldness is the feeling associated with heat transfer rate. क्या फ्रेंड्स? heat transfer rates. और टेम्परेचर बेसिकली है क्या? इट इज ए पैरामीटर। टेम्परेचर क्या अगर हम डिफाइन करना चाहें, कुछ बोलना चाहें, तो टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? टेम्परेचर इज ए पैरामीटर विच डिफाइंस, टेम्परेचर क्या है? एक पैरामीटर है विच रिप्रेजेंट्स रैंडम एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल। तो टेम्परेचर फ्रेंड्स क्या है? टेम्परेचर इज ए पैरामीटर विच रिप्रेजेंट रैंडम एनर्जी मॉलिक्यूल, कि जो एनर्जी कंटेंट बॉडी के अंदर ये मॉलिक्यूल्स ने लिया हुआ है उन सबको रिप्रेजेंट करने का जरिया है टेम्परेचर। इट इज ए पैरामीटर। ये उन सबको डिफाइन करता है कि कितनी एनर्जी की क्वांटिटी है वो बॉडी के अंदर बॉडी ने ली हुई है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा फ्रेंड्स। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए दोस्तों, कि अगर सपोज करो हम बात करते हैं, हम बोल देते हैं कि एक बॉडी है, अगर हमने उसको हीट ट्रांसफर कर दी, अगर हमने एक बॉडी को हीट ट्रांसफर कर दी,
तो क्या उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा फ्रेंड्स? व्हाट यू से, आपको क्या लगता है कि अगर हमने किसी बॉडी को ट्रांसफर कर दी हीट, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा? आपको लग रहा होगा हाँ, अगर हम किसी बॉडी को टेम्परेचर देंगे तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, परंतु ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ये कोई, इट इज नॉट नेसेसरी व्हेन वी गिव ए टेम्परेचर टू ए बॉडी, इट्स सॉरी हीट ट्रांसफर, व्हेन वी हीट ट्रांसफर टू ए बॉडी इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, इट्स नॉट नेसेसरी। कैसे? फॉर एग्जांपल, आपने नाम सुना होगा एक प्रोसेस का, फेज चेंज प्रोसेस। दोस्तों फेज चेंज प्रोसेस में क्या होता है? आइस है, दिस इज आइस, दिस इज आइस। आइस क्या हो रही है? हमने आइस को क्या दे दी? हीट दे दी नीचे से। ये कंटेनर है, इसके अंदर आइस रखी है, हमने इसको क्या दे दी? हीट दे दी। ये क्या हुआ? जलना शुरू हुआ। आइस क्या हुई? मेल्ट होनी शुरू हुई। तो इस दौरान क्या कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है? इज इट टेम्परेचर चेंजिंग प्रोसेस? नो, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। हीट ट्रांसफर करी है फिर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब इट इज नॉट नेसेसरी। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे कभी कंफ्यूज मत होना। पहले प्रोसेस को समझना कि क्वेश्चन में प्रोसेस बोली क्या हुई है, कहीं वो फेज चेंज प्रोसेस तो नहीं है। या ऑब्जेक्टिव से भी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इट इज नॉट नेसेसरी व्हेन वी सप्लाई हीट टू एनी बॉडी इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। ओके फ्रेंड्स, होप यू नो अबाउट टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हमने बात करी कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, और टेम्परेचर कोई एक फीलिंग है जो एसोसिएटेड होती है एटॉम एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल से। तो हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे दोस्तों? कैसे हम टेम्परेचर को फाइंड आउट करेंगे? अब इसके बारे में बात करते हैं। हमें पता है हम इसकी ऐसे कोई वैल्यू नहीं दे सकते। बाय फीलिंग हम वी कैन नॉट क्वेरी व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, हमने बात की थी थर्मोमीटर्स। हम यूज करते हैं थर्मोमीटर्स का हम यूज करते हैं। तो थर्मोमीटर क्या होगा? थर्मोमीटर इज ए डिवाइस विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर एट ए पर्टिकुलर पोजीशन। किसी पर्टिकुलर पोजीशन का अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर्स। अब थर्मोमीटर्स फ्रेंड्स बहुत तरह के हो सकते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स। आइए कुछ बात करते हैं थर्मोमीटर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। अब अगर थर्मोमीटर्स के बारे में बात करें हम, तो दोस्तों थर्मोमीटर्स किस तरह से टेम्परेचर को मेजर करते हैं? इनके लिए किसी चीज पे बेस करते होंगे, क्या मतलब कैसे ये टेम्परेचर को मेजर करते हैं? थर्मोमीटर्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन फाइंडिंग the thermometric property। फ्रेंड्स थर्मोमीटर क्या करते हैं? एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को फाइंड करने में हमारी मदद करते हैं। वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें मदद करेगी किसमें? टेम्परेचर को फाइंड करने में। क्या करेगी? दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स अस टू फाइंड टेम्परेचर। ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें मदद करेगी टेम्परेचर को फाइंड करने में फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमने बात करी है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि कितने तरह के होते हैं थर्मोमीटर्स। सबसे पहला जो थर्मोमीटर है इट इज थर्मोकपल। आप सबने नाम सुना होगा थर्मोकपल का। क्या होता है फ्रेंड्स थर्मोकपल? बेसिकली क्या है, क्या प्रिंसिपल है इसका? थर्मोकपल इज बेसिकली बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट फ्रेंड्स। क्या है सीबेक इफेक्ट? आइए जानते हैं सीबेक इफेक्ट होता क्या है। सपोज करो आइए बात करते हैं अब
सपोज टू डिफरेंट मटेरियल्स, टू डिसिमिलर मेटल्स, दो अलग अलग तरह के मेटल्स है, उनको हमने कॉन्टेक्ट में ले आए, उनको कॉन्टेक्ट में कर दिया हमने। दिस इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, ए बी। दो डिसिमिलर मेटल्स हम उनको आपस में कॉन्टेक्ट ले आए एंड डिफरेंट टेम्परेचर्स, उनके टेम्परेचर्स क्या है, डिफरेंट है। वी डोंट नो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, हमें उनका टेम्परेचर नहीं पता, हमें पता है डिफरेंट है। हम जैसे ही उन दोनों को कॉन्टेक्ट में लेकर आएंगे, होगा क्या फ्रेंड्स, ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस एक ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होगा, ईएमएफ, एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा दोस्तों। वो ईएमएफ क्या हो, किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे टेम्परेचर डिफरेंस के। दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस, इसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दोस्तों थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यहां पे क्या हुई, दिस इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसकी मदद से ही हम टेम्परेचर के बारे में जान पाए दोस्तों। तो क्या हुआ, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हुई यहां, प्रॉपर्टी ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है दोस्तों, बेसिकली करंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज, ये हो सकती, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इट इज, ये क्या है, ये सारे का सारा इफेक्ट क्या है, दिस इज व्हाट, सीबेक इफेक्ट। दिस इज सीबेक इफेक्ट दोस्तों, ठीक है। तो अब इसकी डेप्थ थोड़ा सा लिख लेते हैं, आप लिख लीजिए, मैं आपको बोल देता हूं बेसिकली सीबेक इफेक्ट के बारे में। तो इफ टू डिसिमिलर मेटल्स, according to Seebeck effect, if two dissimilar metals are in contact with each other, then an electromotive force is generated between the two potentials. Potentials मतलब two contact points, A and B. दो potentials के बीच में एक EMF force generate हो जाएगी, and this EMF force is directly proportional to the temperature difference between the two contact points. बिटवीन द टू जंक्शंस ए एंड बी, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस हमें पता लग जाएगा दोस्तों। अब टेम्परेचर डिफरेंस अगर हमें पता लग गया फ्रेंड्स, देन वी कैन इजीली फाइंड, हमें एक टेम्परेचर गिवन होगा, सेकंड हमें निकालना होगा, आसानी से निकाल देंगे। हमें टेम्परेचर डिफरेंस पता लग गया, देन वी कैन फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर पोजीशन आल्सो, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली सीबेक इफेक्ट, ये होता है सीबेक इफेक्ट। अब सपोज करो हम इसी में बात करें, अगर मैं बात करूं, मैं आपको बोलूं कि भाई ऐसा है, मैं तो है ना करंट दूंगा, मैंने दो डिसिमिलर मेटल्स नहीं मिलाए, मैंने क्या किया, करंट दे दिया। मैं तो पहले करंट दूंगा, उसके बाद क्या ये मुझे टेम्परेचर दे देगा। अगर मैं उल्टा चलूं फ्रेंड्स, हमें क्या मिला, ईएमएफ फोर्स से टेम्परेचर मिला, टेम्परेचर डिफरेंस मिला हमें ईएमएफ फोर्स से। अब मैं क्या करूं, मैं तो भाई टेम्परेचर दूंगा, क्या मुझे ईएमएफ फोर्स मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी फ्रेंड्स। उसे क्या बोलते हैं, अपोजिट टू सीबेक इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, इट इज अपोजिट टू दी सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट के बिल्कुल अपोजिट अगर बात करें हम, तो वो क्या होता है, पेल्टियर इफेक्ट। बेसिकली कहां यूज होता है वो, इट इज यूज्ड इन थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन। जब हम आरएससी पढ़ेंगे तो वहां थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे, तो हम देखेंगे वहां पर पेल्टियर इफेक्ट बेसिकली यूज होता है। पेल्टियर इफेक्ट होता है बिल्कुल इसके अपोजिट, जैसे हमने कहा कि दो डिसिमिलर मेटल हमने कांटेक्ट में लेकर आए और एक ईएमएफ फोर्स जनरेट हो गई, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसके अपोजिट होएगा, प्रोसेस क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। अगर इसको हम रिवर्स कर दे, वी कैन फाइंड आउट द पेल्टियर इफेक्ट। ओके, वो थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन। दोस्तों एक स्टार मार्क क्वेश्चन है कि पेल्टियर इफेक्ट रिलेटिव टू किससे रिलेटेड है पेल्टियर इफेक्ट फ्रेंड्स, ये है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन। कई बार ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ चुका है। थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन स्टार मार्क है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, इस पॉइंट पे काफी अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स। तो दोस्तों हमने बात कर ली थर्मोकपल की, अब और कौन कौन से हो सकते हैं फ्रेंड्स, आइए उनके बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स मेरा जो मेन जोर है यहाँ पर आप लोगों के ऊपर,
तो मेरा जोर जो मेन है वो है समझाने के ऊपर। ये सब कुछ लिखा हुआ तो आपको मेरे नोट्स में भी मिल जाएगा। पहले चीजों को आप फ्रेंड्स थोड़ा समझ लीजिए। अगर एक बार आपको चीजें समझ में आ गई देन इट्स इजी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर सेकंड टाइम बात करें थर्मोकपल की तो क्या हो सकता है? सेकंड होता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ये से हम बोल सकते हैं थर्मिस्टर। बेसिकली ये क्या होता है दोस्तों? रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। आपने प्लस वन क्लास में सबने पढ़ा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। इट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? दोस्तों ये सभी जानते हैं क्या है? इट इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या है? एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये कैसे काम करता है दोस्तों? व्हाट इज हाउ व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क्स? कैसे काम करता है दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज? हमें अच्छे से पता है। कैसे पता है कि ये क्या चीज है? दीज आर रेजिस्टेंसेस। दीज आर रेजिस्टेंसेस। ये दोनों क्या होंगे? फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ये क्या होगा? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरी करेगा। ये क्या होता है दोस्तों? वेयर वी कैन फाइंड आउट द टेम्परेचर। जहां हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है इसको वहां डिप कर देते हैं हम दोस्तों। इसको हम बोल सकते हैं क्या? इसको क्या बोल सकते हैं हम? कुछ भी रेजिस्टेंस जहां पे हमें फाइंड करना है वहां पे डिप कर देते हैं। जनरली बना किससे होता है? प्लैटिनम वायर। इससे जनरली ये बना होता है दोस्तों। इसको हमने वहां पे डिप कर दिया। अब होगा क्या दोस्तों? ठीक है, जैसे इसको हमने वहां पे डिप कर दिया, रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होगा? ये रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास होना शुरू हो जाएगा। करंट जैसे ही पास होना शुरू हो जाएगा तो ये एक वोल्टेज दे देगा। रेजिस्टेंस यहां पे सपोज करो P कितना है? 10 ओम। दिस इज ओम। क्या वो कितना है? 5 ओम। R कितना है? 2 ओम। और यहाँ पे वैल्यू इसने दे दी। हमने डिप करा, करंट पास करना शुरू कर दिया। करंट यहां से करंट आना शुरू हो गया, यहां से करंट निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? ये हमें एक वैल्यू दे देगा ओम में। सपोज करो 4 ओम। एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके आ गई 4 ओम। तो अब मेरे को एक बात बताइए, ये एस जो हमने फाइंड आउट किया 4 ओम, ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली इट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसके थ्रू हमें क्या मिली? रेजिस्टेंस मिला। तो इसके अंदर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी? रेजिस्टेंस। इस कंडीशन के अंदर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी? रेजिस्टेंस। अब हमें रेजिस्टेंस पता लग गया दोस्तों, एस का रेजिस्टेंस पता लग गया। हमें इस जगह क्या पता करना था? टेम्परेचर। तो हमारे पास या तो क्वेश्चन के अंदर दोस्तों गिवन होगी, हमारे पास क्या गिवन होगी दोस्तों? प्रोफाइल। कि टेम्परेचर की क्या प्रोफाइल है वो गिवन होगी। सपोज करो एग्जांपल के तौर पे क्या गिवन है हमें? S इज इक्वल टू सपोज करो S नॉट A प्लस B टेम्परेचर C इंटू टेम्परेचर प्लस के। ये प्रोफाइल हमें गिवन है दोस्तों। ठीक है, हमें S की वैल्यू पता लग गई फ्रेंड्स। यहां से हमने टेम्परेचर, ये हमें पता लग गया। रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, ये हमें गिवन होगा दोस्तों। ठीक है, हमें इन कांस्टेंट की वैल्यूज निकालनी है। देन वी कैन एबल टू फाइंड द टेम्परेचर। हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से अगर हमें ये गिवन है। सपोज करो कि हमें इक्वेशन गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? इफ नो इक्वेशन इज गिवन देन वी यूज व्हाट? लीनियर इक्वेशन। हमेशा तब क्या यूज करेंगे दोस्तों? लीनियर इक्वेशन। क्या होती है लीनियर इक्वेशन? A प्लस B। दिस इज लीनियर इक्वेशन। ये कब यूज करनी है फ्रेंड्स? ये इक्वेशन कब यूज करनी है? जब कोई इक्वेशन दी नहीं हुई, तब हमेशा हम इस इक्वेशन का यूज करके टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा ये मेथड? बहुत ही इजी मेथड है एंड वन ऑफ द बेस्ट मेथड। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, इजीली इसके अंदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं टेम्परेचर। तो दोस्तों बहुत सारे गेट के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं इसके।
तो मैंने जो आपको बुक बताई है थर्मोडायनेमिक्स की पीक के नाम, तो उसके ऊपर इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप वहां से कुछ प्रैक्टिस कर ले। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे भी देखेंगे अभी, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं आपको बोल देता हूँ, इंग्लिश में लिख सकते हो, परंतु हमने जो मेन इसके पॉइंट थे कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है, और इस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और एक और चीज हमने एक पॉइंट भूल गए बीच में, इसको बैलेंस कैसे करेंगे। ये एस की वैल्यू हमें गई 4 ओम आ गई, कैसे आई, हाउ इट इज बैलेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बैलेंस करते थे, फॉर्मूला क्या होता था, हमें पता है क्या फॉर्मूला होता था फ्रेंड्स, P by Q is equal to R by S। दिस इज फॉर बी फॉर्मूला। P की वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, दे कैन फाउंड इजीली S। हम S को आसानी से पा सकते हैं जब हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन है। जब S हमें मिल गया, उसको इस इक्वेशन में पुट करना है यहां पे रखकर, और हम आराम से टेम्परेचर निकाल देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दी अपना रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो यही है दोस्तों रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम अगले थर्मोमीटर की। दोस्तों अगला जो थर्मोमीटर है वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग थर्मोमीटर है, जिसका नाम है दोस्तों आइडियल गैस थर्मोमीटर्स। आइडियल गैस थर्मोमीटर होते क्या है दोस्तों, आइडियल गैस थर्मोमीटर, क्या वो आइडियल गैस से बने होते हैं? नहीं नहीं दोस्तों, आइडियल गैस से वो नहीं बने होते। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडिपेंडेंट अपॉन आइडियल गैस। जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा थर्मोमीटर्स का बनेगा, वो डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है आइडियल गैस के, इंडिपेंडेंट अपॉन आइडियल गैस। आइडियल गैस चाहे कोई सी भी हो, चाहे वो कोई सी भी हो, दे विल गिव द रीडिंग्स ऑफ टेम्परेचर्स, वो टेम्परेचर की रीडिंग हमें दे देंगे। इसमें कौन कौन से होते हैं दोस्तों, पहला होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम आइडियल गैस टेम्परेचर, सॉरी आइडियल गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम आइडियल गैस थर्मोमीटर। दोस्तों कब यूज करते हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम से, आप क्या समझते हैं, एक रिजिड कंटेनर है, दिस इज ए रिजिड कंटेनर, इसके अंदर कोई पार्टिकल है, रिजिड कंटेनर है, एक बंद है, पूरी तरह से रिजिड है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स। अब इसके अंदर क्या टेम्परेचर है, इसके अंदर जो गैस है या जो फ्लूइड हमने इसके अंदर रखा हुआ, उसका टेम्परेचर कैसे हम मेजर करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर की मदद से। कैसे फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, यहां से एक प्रेशर गेज लगाई, दिस इज गेज टी, प्रेशर गेज लगाई, ये हमें क्या दे देगी, प्रेशर दे देगी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन के ऊपर क्या होगा हमें पता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा हमारा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर हमने ये प्रेशर गेज लगाई, हमें इसका प्रेशर पता लग गया, तो इसका टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं कैसे, T1 by T1, T2 by T2। इनिशियल कंडीशन का प्रेशर हमें पता है, टेम्परेचर पता है, बाद की कंडीशन का प्रेशर हमने निकाल लिया। इनिशियल क्या होगी दोस्तों, एम्बिएंट, बाहर का हमें पता है एम्बिएंट कंडीशंस, ठीक है। T2 हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये वैलिड कब होगा दोस्तों, एट लो प्रेशर्स। जब एट लो प्रेशर्स, at low pressure, at very low pressure, pressure is directly proportional to temperature at constant volume। This is all about the constant volume thermometers। अब सेकंड टाइप के थर्मोमीटर होते हैं दोस्तों, कौन से, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर। कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, उसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, कांस्टेंट प्रेशर होगा उसके अंदर, वॉल्यूम में भी वॉल्यूम वेरी कर सकता है, लेकिन प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो उस कंडीशंस में क्या होएगा, हमें पता है एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है वॉल्यूम, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमें इनिशियल कंडीशंस इसमें पता है, फाइनल कंडीशंस आसानी से हम निकाल सकते हैं। अगर हम V1 पता है, T1 पता है, क्या हम T2 नहीं निकाल सकते, इजीली हम T2 निकाल देंगे फ्रेंड्स। तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर्स। तो आइए एक दो पॉइंट इसके बारे में ऐड कर लेते हैं। तो
आइडियल गैस थर्मोमीटर्स आर इंडिपेंडेंट अपॉन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, चाहे ये किसी भी मटेरियल के बने हो, इंडिपेंडेंट है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के, लेकिन होनी क्या चाहिए, आइडियल गैस होनी चाहिए बस। आइडियल गैस अगर है, चाहे वो कोई सी भी हो, तो क्या करेगा, आसानी से इसका प्रेशर हम नाप के टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, आइडियल गैस थर्मोमीटर्स आर इंडिपेंडेंट of material of construction आइडियल गैस थर्मोमीटर्स इंडिपेंडेंट होते हैं मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के, ठीक है जी। दैट इज इफ ए गैस, क्या होगा, दैट इज इफ ए गैस इज आइडियल गैस, यदि कोई गैस आइडियल गैस है, नो मैटर व्हाट इट इज। अगर कोई गैस आइडियल गैस है तो वो मैटर नहीं करती वो कौन सी गैस है, वो कोई भी हो सकती है आइडियल गैस, ठीक है दोस्तों। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। फ्रेंड्स, अब कुछ बात कर लेते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि टेम्परेचर स्केल्स क्या होते हैं। हमने टेम्परेचर के बारे में बात करी, तो हमें पता है टेम्परेचर स्केल्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों। डिग्री सेल्सियस होता है स्केल्स, टेम्परेचर को मापने का स्केल। डिग्री फ्रक्टोज होता है, और कौन सा होता है फ्रेंड्स, एक और होता है डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ्रक्टोज होता है, और कौन सा होता है दोस्तों, डिग्री केल्विन। 3 तरह के बेसिकली होते हैं, ठीक है। 4 से जो पहले के स्केल्स होते थे दोस्तों, वो कौन से स्केल होते थे, वो बेसिकली स्केल्स होते थे जो कि 2 रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करते थे। 2 रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करते थे, इसका मतलब कोई 2 ऐसे फिक्स पॉइंट होते थे जो हमें पता होते थे ऑलवेज। वो पॉइंट कौन कौन से, एक तो आइस पॉइंट फ्रेंड्स, एक होता था स्टीम पॉइंट। आइस और स्टीम पॉइंट 2 फिक्स पॉइंट होते थे, उसके ऊपर डिपेंड करते थे वो वाले स्केल्स जो 1954 से पहले हुआ करते थे, ठीक है। तो उनके उन 2 पॉइंट्स के आधार पे हम फाइंड आउट करते थे किसी तीसरे पॉइंट का टेम्परेचर। उन 2 पॉइंट्स के ऊपर टेम्परेचर हमें पता है, आइस का पता है हमें 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम पॉइंट हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कोई थर्ड पॉइंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो फाइंड आउट करते थे उसकी मदद से, ठीक है दोस्तों। अब उससे क्या होते थे, उस समय डिग्री सेल्सियस स्केल होते थे और डिग्री फ्रक्टोज स्केल होते थे। फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज यूज करते थे हम अर्लियर, पहले काफी हम यूज करते थे फ्रक्टोज। उसके बाद क्या आ गया, सेल्सियस आ गया, फिर सेल्सियस के बाद हम केल्विन के ऊपर चले गए। तो इस तरह से इन्वेंशन होती रही, अलग अलग स्केल्स आते रहे। बेसिकली 3 स्केल्स है, एक रैंकाइन स्केल के नाम से भी होता है, परंतु बेसिक जो स्केल्स है वो ये 3 ही है। तो किस तरह से हम फाइंड करते हैं दोस्तों, टेम्परेचर किस तरह से फाइंड करेंगे हम, हमें पता है कि 2 पॉइंट्स का, दिस इज अवर क्या हो जाएगा, स्टीम पॉइंट। दिस इज अवर आइस पॉइंट। इसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। सपोज हमें किसी इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें ये अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, ये सेल्सियस की बात है, डिग्री फ्रक्टोज में 100 डिग्री सेल्सियस को कैसे लिखते हैं, अगर डिग्री फ्रक्टोज की बात करें तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। 32 डिग्री फ्रक्टोज, यहां क्या हो जाएगा 212 डिग्री फ्रक्टोज। अब चेंज कैसे करते हैं, सबसे पहले डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ्रक्टोज में हाउ वी कैन चेंज, क्या हो जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डिग्री फ्रक्टोज। दिस इज द फार्मूला ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ्रक्टोज और डिग्री फ्रक्टोज इनटू डिग्री सेल्सियस। अब इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस कॉरेस्पॉन्डिंग टू 212 डिग्री फ्रक्टोज होता है, इसी फॉर्मूले से आया है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन में वो क्या देगा, वो बोलेगा कि 60 डिग्री सेल्सियस के कोरस्पॉन्डिंग 60 डिग्री सेल्सियस के कोरस्पॉन्डिंग
हमें डिग्री फ्रक्टोज में टेम्परेचर बताओ कितना होगा। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों इसको? हम करेंगे कि भाई चलो ठीक है, बाय लीनियराइजेशन, लीनियर से 60 माइनस 0 बराबर में 100 माइनस 0 बराबर, इसको बोल देते हैं टी, रेक्ट से टी माइनस 32 बराबर 212 माइनस 32। यू कैन फाइंड आउट टी हियर। हम इजीली टी यहां से फाइंड आउट कर लेंगे फ्रेंड्स। आप समझ रहे हैं ना ये? तो एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर आपको एक तो वैल्यू गिवन हो सकता है, इसकी वैल्यू गिवन हो, इसकी निकालने को बोल दे। इन दोनों की वैल्यूज तो, इन सब की वैल्यूज तो हमें पता ही है, दीज आर स्टैंडर्ड वैल्यूज, ये हमें पता ही है अच्छी तरह की इनकी वैल्यूज क्या है, इनको याद कर लीजिए अगर नहीं याद है तो। ठीक है, हो सकता है चेंज भी कर दे फ्रेंड्स, स्टीम पॉइंट आइस पॉइंट हमेशा सेम रहेंगे। इसके कोरस्पॉन्डिंग बोल दे कि 32 डिग्री फ्रक्टोज की बताया बजाय इट इज 40 डिग्री फ्रक्टोज, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम ये वैल्यू मानते हैं। बोल सकते हैं, वो चेंज भी कर सकता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो इसी तरह से फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे, यहाँ पे जो वैल्यूज बोलेंगे वो पुट करोगे और अपना टेम्परेचर आराम से निकाल दोगे। देख एग्जांपल क्यों ना करें इसके ऊपर, एक क्वेश्चन करें दोस्त, कैसा लगता है आपको? एक क्वेश्चन करना चाहिए हमें इसके ऊपर। इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, गेट में भी आए हैं और कई जगह क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसके ऊपर। आपने समझ लिया कि बिफोर 1945 क्या होता था, उस समय के स्केल्स में क्या होता था। तो मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं पहले लिख देता हूं। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? ए न्यू टेम्परेचर स्केल is defined, a new temperature scale is defined, new temperature scale defined degree n, degree n न्यू टेम्परेचर स्केल डिफाइन हो रहा है। द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर डिफाइंड हो रहा है। ऑन द स्केल आर बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर कितने हो जाएंगे दोस्तों? ये बोल देता है 100 डिग्री न्यूटन एंड 400 डिग्री न्यूटन। ये डिग्री न्यूटन कोई अलग टाइप का स्केल है। ये बोलता है कि मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रैंकाइन स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, ये डिग्री है कोई अलग स्केल है। ये बोलता है कि मैं तो ये लेके चलूंगा, कोई बात नहीं भाई, तू ले ले, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये बोलता है कि बॉइलिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट ये रहेंगे डिग्री एंड स्केल के, इसने हमें बोल दिया दोस्तों। अब ये बोलता क्या है कि व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री एंड स्केल। डिग्री एंड स्केल के अंदर क्या टेम्परेचर होगा, किसके कोरस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस के कोरस्पॉन्डिंग डिग्री एन में क्या टेम्परेचर होगा दोस्तों? वही जो भी अभी आप हमने किया था, मार्क कर लेते हैं 3 लाइंस। ये पता है हमने को क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इस स्टैंडर्ड। ये क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, हमें पता है। ये क्या कौन सा पॉइंट है दोस्तों? 60 डिग्री सेल्सियस, जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमें फाइंड करता है, ये भी हमें गिवन है 60 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या है, स्टीम पॉइंट क्या है दोस्तों इसका? इसमें दिया हुआ बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री न्यूटन, फ्रीजिंग पॉइंट 400 डिग्री न्यूटन। ये वाला पॉइंट, क्या आप इस पॉइंट को फाइंड नहीं कर सकते दोस्तों? जैसा कि अभी हमने पीछे किया, क्या हम इस पॉइंट को फाइंड नहीं कर सकते? इजीली कर सकते हैं। कैसे? 60 माइनस 0 डिवाइड बाय 100 माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा? इसको मान लेते हैं टी, इस पॉइंट को मान लेते हैं लेटर से टी। ओके, तो टी माइनस 400 बटे में 100 माइनस 400। टी बताइए कितना आएगा? करिए फाइंड, करिए दोस्तों, फाइंड आउट करिए, बताइए मुझे कितना आएगा। कर लेते हैं, आइए। 60 बटे 100 टी माइनस 400 बटे माइनस 300, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 6 18 माइनस 180 प्लस 400 बराबर टी। तो टी कितना आ गया दोस्तों? यही आया ना 220 डिग्री न्यूटन। सभी का यही आया होगा 220 डिग्री न्यूटन। 1954 के बाद क्या हुआ, एक नया स्केल डेवलप हो गया जिसको हम बोल देते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल होता क्या है? बेसिकली इट इज कॉल्ड ए केल्विन स्केल।
Kelvin's thermodynamic temperature scale is a scale which is independent upon any thermodynamic property. वो किसी भी प्रॉपर्टी से पे डिपेंड नहीं करता है, किसी इंडिपेंडेंट, उसको हम बोल देते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल. इट्स यूनिट्स इज बेसिकली डिग्री केल्विन. तो क्या होता है, एक होता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल. ये होता है क्या बेसिकली, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल? Thermodynamic temperature scale is the scale which is independent of any thermodynamic property. थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती है दोस्तों? हमने बात की थी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, दे आर प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. बिल्कुल है. तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट. तो उसको हम बोल देते हैं क्या है वो, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल. दिस इज कॉल्ड योर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल. ठीक है दोस्तों. तो इसकी यूनिट्स होती है, इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड केल्विन स्केल. तो हमने अभी बात की थी दोस्तों, जो हमारे डिग्री सेल्सियस स्केल और डिग्री फैक्टर स्केल थे वो बेसिकली 2 रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करते थे. किस पे? आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन्वेंशन हुई, नया इन्वेंशन हुआ, केल्विन आया एक नया साइंटिस्ट, उसने बताया कह रहे भाई कि 2 रेफरेंस पॉइंट के ऊपर वो करने की जरूरत नहीं है, इतनी फोकस करने की जरूरत नहीं है. मैं एक ऐसा मेथड बताता हूं, मैं एक ऐसा वो बताता हूं तुम्हें, मेरा स्केल यूज करो जो सिर्फ सिंगल रेफरेंस सिस्टम, सिर्फ एक ही रेफरेंस के सिस्टम के ऊपर वो डिपेंड करता है, एक ही पॉइंट के ऊपर, उसे 2 रेफरेंस की नीड नहीं है. तो दोस्तों इसने भी अच्छी पॉपुलैरिटी गेन की. कैसे? इसने क्या बताया दोस्तों, एक वो लेते हैं फॉर एग्जांपल. सपोज दीज आर गैस. गैस A, B, C, these are the data points. तो ये डायग्राम हमें, दिस इज बेसिकली क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, दिस इज प्रेशर. कीप डायग्राम. ये बेसिकली क्या है, सॉरी, दिस इज प्रेशर, दिस इज टेम्परेचर. तो एक हमने आइडियल गैस थर्मोमीटर देखे थे दोस्तों. हमने एक आइडियल गैस थर्मोमीटर लिया. आइडियल गैस थर्मोमीटर हमने बात करी, उसकी क्या रिलेशन हमने लिए, क्या रिलेशन होते हैं, जनरल एक रिलेशन A प्लस BT. अभी हमने इसकी बात की थी A प्लस BT. तो केल्विन ने बोला, कह रहा भाई तुम इस रिलेशन को, ठीक है, अगर इंटरपोलेट करो, अगर कोई भी तुम्हारी गैस है, आइडियल गैस थर्मोमीटर में गैस तो कोई भी हो सकती है, हमने बात की थी, वो बस आइडियल होनी चाहिए, कोई भी गैस हो, उसकी कुछ भी क्वांटिटी हो, कुछ भी उसकी प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर तुम उसको इंटरपोलेट करो तो दे विल मीट ऑन ए सिंगल पॉइंट. व्हाट इज गेट पॉइंट? दिस इज व्हाट 273.15 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव. इट इज से कॉल्ड एज 0.01 डिग्री केल्विन. क्या होते हैं 0.01 डिग्री केल्विन. बोलता कितना, इससे नीचे जो है टेम्परेचर जा नहीं सकता भाई. ये किस मिनिमम पॉइंट, ये क्या है, वो मिनिमम पॉइंट है जहां पर टेम्परेचर की वैल्यू ड्रॉप होकर माइनस जा सकती है. इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता, इससे नीचे टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता. वो बोलता तुम कोई सी गैस ले लो, A ले लो, B ले लो, C ले लो, जब वो उनका इंटरपोलेट करोगे तो दे विल मीट एट ए पॉइंट विच इज दिस. तो इससे हमें क्या पता चला, तो इससे हमने देखा कि भाई सॉल्व करने पे कि A की जो वैल्यूज है वो तो फिक्स होगी, दिस इज पॉइंट. ठीक है फ्रेंड्स. तो क्या होगी, 21 डिग्री सेल्सियस, इसकी वैल्यू तो क्या होगी, फिक्स होगी. तो अब बचा क्या, रिलेशन क्या बचा, इक्वल टू PV. इज इट डिपेंड अपॉन सिंगल रेफरेंस सिस्टम? क्या एक सिंगल रेफरेंस सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करता? कोई पॉइंट बचा है इसके पास, सिर्फ सिंगल टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है, एक ही तो कांस्टेंट बचा है. इट इज डिपेंड अपॉन सिंगल रेफरेंस सिस्टम. कैसे फ्रेंड्स, अभी देखते हैं एक मिनट. इट इज बेसिकली
किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये सिंगल रेफरेंस सिस्टम? ट्रिपल पॉइंट के ऊपर। तो डिग्री केल्विन स्केल की जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज द टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग टू 273.1 पॉइंट ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। क्या डेफिनेशन है दोस्तों? इट इज बेसिकली डिफाइंड एज ट्रिपल पॉइंट इज द पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू 1/273.15 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली ये क्या होगी डेफिनेशन किसकी? 1 केल्विन की। 1 केल्विन क्या हो जाएगा? 1/273.1 कितना हो जाता है दोस्तों? 273.16 ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली, ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन देख ली, केल्विन की डेफिनेशन देख ली कि क्या होता है। ठीक है, ये क्या एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेड डेफिनेशन है कि 1/273.1 ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर इज द डेफिनेशन ऑफ 1 केल्विन। ठीक है दोस्तों, तो केल्विन स्केल कैसा स्केल है? केल्विन स्केल इज द एब्सोल्यूट स्केल। ये क्या एक एब्सोल्यूट स्केल है। ठीक है, केल्विन स्केल इज एब्सोल्यूट स्केल, मतलब ये सिंगल एक फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूट स्केल। ठीक है, तो क्या ये थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल है? नहीं दोस्तों, इट इज डिफरेंट फ्रॉम थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल, परंतु इट इज वेरी क्लोज टू थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। ये बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। किस कंडीशन में? जब हम बात करते हैं आइडियल गैसेस की। अगर हम आइडियल गैस बिहेवियर को ले रहे हैं फ्रेंड्स, आइडियल गैस के हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्लोज हो जाता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल के। तो इसलिए हम एब्सोल्यूट स्केल को भी थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली डिस्कशन था अबाउट किस तरह के टेम्परेचर स्केल्स रहते हैं। ठीक है, हमने कुछ पॉइंट जान लिए हैं क्या होता है। तो ये सिंगल रेफरेंस एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं इसको, और ये सिंगल रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। जो अर्लियर थे वो 2 रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करते थे, और सिंगल रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? ट्रिपल पॉइंट है। तो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट टेम्परेचर स्केल्स। ठीक है फ्रेंड, अच्छा एक और बात एनालिसिस के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। वैसे तो आपको सब कुछ थर्मोडायनामिक्स का फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक को आपको दोबारा से क्लियरिटी कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो आपको सब कुछ समझ आ ही रहा होगा। तो एनर्जी एनालिसिस की हम बात करते हैं, तो फ्रेंड्स हमने बात की कि एनर्जी होती क्या चीज है? एबिलिटी जिसके पास हो कुछ चेंज लेकर आने की, इट इज कॉल्ड एनर्जी, उसे हम एनर्जी बोल देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसके एनालिसिस कैसे करें? कैसे उसके एनालिसिस करें? बेसिकली एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स? आपको क्या लगता है कितने कितने तरह की एनर्जी है? एनर्जी कितने तरह की होती है? अभी जानते हैं। एनर्जी बेसिकली क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक स्कोपिक लेवल पे होती है, प्लस मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। ये 2 तरह की लेवल पे एनर्जी होती है। इसके अंदर कौन सी आती है दोस्तों? इंटरनल एनर्जी। और इसके अंदर कौन सी आती है दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इतनी तरह की एनर्जी होती है। अब दोस्तों इसके अंदर भी बहुत तरह की एनर्जी है। कौन कौन सी है? सेंसिबल एनर्जी, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, और क्या होगी? लेटेंट और ट्रांजिशनल और रोटेशनल और केमिकल और न्यूक्लियर ईटीसी। तो ये बहुत सारी तरह की एनर्जीज है। ठीक है दोस्तों, जी सारी की सारी क्या है? माइक्रोस्कोपिक लेवल है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर में होती है, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर में चली जाती है। ये कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई, हमें आसानी से दिखाई नहीं देती है। इसको तो हमें पता चल जाएगा बॉडी मूव कर रही है, उसके पास कनेक्टिंग एनर्जी है, बॉडी किसी हाइट पे उस पर कोई पोटेंशियल एनर्जी है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी।
इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब का जोड़ जो है वो है इंटरनल एनर्जी। तो हम क्या लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, यू प्लस ये क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एम जी एच, दिस इज ई, यही हो जाएगी दोस्तों टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज ऑल अबाउट द टोटल एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने बात की कि हमने जाना कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। ये जो टोटल एनर्जी है ये रिमेन्स कंजर्व होती है, हमेशा कंजर्व्ड रहती है, वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। यही तो हमारा फर्स्ट लॉ था, हमने देखा था एग्जांपल, वो पत्थर फेंकने वाला ऊपर से कल के लेक्चर में, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, दिस इज अ सिस्टम, ये हमारा कोई सिस्टम है, कंटेनर है, हमने इसको सिस्टम मान लिया, दिस इज अ कंटेनर सिस्टम। ये क्या इंसुलेट है, हमने इसको इंसुलेट कर दिया, यानी कि इंसुलेट का मतलब क्या है, कोई भी हीट इंटरेक्शन इसके बीच में नहीं होगी, ना तो हीट आएगी ना हीट जाएगी, ना मास आएगा ना मास जाएगा। हमने कल बात की थी दोस्तों इंसुलेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, ये एक इंसुलेटिंग सिस्टम है, एक कंटेनर है इसको इंसुलेट कर दिया, इंसुलेटिंग सिस्टम बन गया, ना मास ट्रांसफर ना हीट ट्रांसफर। ठीक है दोस्तों, तो अगर ऊपर से मैं स्पार्क प्लग के द्वारा या किसी भी तरह से इसके अंदर एक चिंगारी दे दूं, क्या दे दूं, एक चिंगारी दे दी, तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, बढ़ेगी। भाई प्रेशर हमें माइन्यूट स्पार्क दे दिया इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, तो इसके अंदर एकदम ब्लास्ट नहीं हो जाएगा, टोटल एनर्जी एकदम बढ़ नहीं जाएगी, आपको क्या लगता है, बिल्कुल भी नहीं। हमने क्या बात की थी, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, इट इज कांस्टेंट, एनर्जी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इस फॉर्म से ये चेंज हो गई दूसरी फॉर्म के अंदर, लेकिन टोटल तो कांस्टेंट ही है, इसलिए एनर्जी कांस्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं हम, जब एनर्जी का एनालिसिस करने लगे, बिफोर वी स्टार्टिंग द एनालिसिस लेट अस टेक एन एग्जांपल, जानते हैं कुछ एनर्जी के बारे में। सपोज करो दोस्तों एक कमरा है, सपोज करो एक कमरा है, दिस इज अ रूम, दिस इज रूम, ठीक है। इस रूम के अंदर क्या, इसको क्या करते हैं हमने, इंसुलेट कर दी कि भाई कोई भी हीट और मास ट्रांसफर इसके अंदर से नहीं हो सकता। हमने क्या कर दिया, इसको इंसुलेट कर दिया कंप्लीटली, भाई किसी भी तरह का लॉसेस इसके अंदर से नहीं आएगी। इसके अंदर क्या रखा है, एक फ्रिज, फ्रिज, फ्रिज किससे लगा हुआ है, स्पार्क प्लग से, दिस इज तार, ये फ्रिज की तार है, और फ्रिज का दरवाजा क्या कर दिया हमने, खोल दिया। एक फ्रिज है दोस्तों, ठीक है, दिस इज फ्रिज, और इस फ्रिज का दरवाजा हमने क्या किया, खोल दिया। तो अब मुझे आप बताइए कि एक इंसुलेटेड रूम में मैंने फ्रिज रखा और फ्रिज का दरवाजा खोल दिया, ठीक है, फ्रिज जो है चालू है, तो क्या होगा इसमें, रूम के साथ क्या होगा, मुझे बताइए क्या हो सकता है, सोचिए जरा क्या हो सकता है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम फ्रिज खोल देंगे तो फ्रिज के अंदर से जो कूलिंग इफेक्ट है वो कमरे में फैलना शुरू हो जाएगा और कमरे का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे ऐसा, बिल्कुल बोलेंगे भाई ऐसे ही होगा, और कैसे होगा। अब कुछ बच्चे थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, वो बच्चे मुझे बोलेंगे सर वो तो ठीक है हमने ये खोल दिया, लेकिन इसमें हीटिंग इफेक्ट भी होगा कुछ। मैंने कहा भाई वो कैसे होगा, बोलते सर यहाँ पर जो इसकी मोटर लगी हुई है, जिसकी मोटर लगी हुई है, जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो ये कुछ हीट प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होएगा। अगर वो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा कूलिंग इफेक्ट से, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मैंने कहा भाई ये भी तेरी बात सही है, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं ये बात बोल दूं कि बच्चों मैंने इसको सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बना दिया, भाई इसके अंदर से कोई हीट लूज होगी ही नहीं, देयर इज नो हीट लूज, ये एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, तो आप बताइए क्या होगा। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा।
दोस्तों आप तब तक कंफ्यूज रहोगे जब तक आप लोग गौर नहीं करोगे हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। हमने कल ही बात की थी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, टोटल एनर्जी इज रिमेन कंजर्व। जब तक हम उसकी बात नहीं करेंगे तो आप इस कंडीशन में हमेशा कंफ्यूज रहोगे। कैसे दोस्तों? फ्रेंड्स देखिए, यहां पर क्या मिली इसको? एनर्जी मिली। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ करंट, वर्क की फॉर्म में आई। इन द फॉर्म ऑफ वर्क की फॉर्म में एनर्जी आई। अब ना वो एनर्जी फ्रिज ने रखी, ठीक है दोस्तों, ना वो एनर्जी फ्रिज ने रखी, ठीक है, और ना ही वो एनर्जी मोटर ने रखी, तो वो एनर्जी गई कहां? भाई टोटल एनर्जी तो कंजर्व है, उस एनर्जी को कहीं तो निकलना पड़ेगा। वो क्या करेगी? हीट की फॉर्म में कमरे में फैलनी शुरू कर देगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इट्स नथिंग जस्ट बट कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। फर्स्ट लॉ जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने वही तो देखा। तो टेम्परेचर क्या होएगा? फैलना शुरू हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा? कमरे का टेम्परेचर डिक्रीज करने की बजाय इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि किसी तरह के लॉसेस भी नहीं, हमने इंसुलेट कर दिया है, इसका टेम्परेचर बाय कंजर्वेशन से इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। तो कैसा लगा एग्जांपल आपको? तो दिस इज बेसिकली हाउ एनर्जी रिएक्ट्स, हाउ इट कैन फॉर्म वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर। अब बात करते हैं एनर्जी के इंटरेक्शंस के बारे में कि सर ये तो हमने जान लिया कि वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज हो जाती है, लेकिन एनर्जी कितने टाइप से इंटरेक्ट कर सकती है? एनर्जी की जो इंटरेक्शंस है वो कितने टाइप की हो सकती है? सर हमें ये भी बताइए। बिल्कुल भाई, आपने पूछा है तो आपको बताऊंगा, मैं क्यों नहीं बताऊंगा। तो एनर्जी ट्रांसफर जो होता है वो कितने फॉर्म से हो सकता है? भाई बेसिकली सिर्फ तीन फॉर्म से, तीन फॉर्म से कर सकती है एनर्जी ट्रांसफर। कैसे? पहली फॉर्म क्या है? वर्क ट्रांसफर। या तो एनर्जी वर्क के फॉर्म में ट्रांसफर करेगी, सेकंड हीट ट्रांसफर, या तो हीट की फॉर्म में ट्रांसफर करेगी, थर्ड मास ट्रांसफर, या फिर वो मास की फॉर्म में ट्रांसफर करेगी। कैसे करेगी? क्या ये बता रहे हैं टर्म्स, हम जानते हैं दोस्तों। वर्क की फॉर्म में वो कैसे ट्रांसफर करेगी? वर्क ट्रांसफर बेसिकली होता क्या है दोस्तों? जब कोई बाउंड्री क्रॉस करे, जैसे भी हमने पिछला जो एग्जांपल देखा था, जो वायर थी उसने बाउंड्री क्रॉस करी। कौन सी? तार से गई सिस्टम में, फ्रिज हमारा सिस्टम था, उसने वो बाउंड्री, हमने इमेजिनरी बाउंड्री थी वो क्रॉस करी, तो हमने क्या बोला? वहां क्या हुआ? वर्क ट्रांसफर हुआ। उसके बाद क्या हुआ? वो वर्क ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होना शुरू कर दिया, तो हमने क्या बोला? हीट ट्रांसफर हुआ। आगे मास ट्रांसफर क्या होता है? ये स्टेडी फ्लो प्रोसेसेस में हम बेसिकली देखते हैं, जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, स्टेडी फ्लो डिवाइस लाइक टर्बाइंस, कंप्रेसर्स, पंप, उन सब में क्या होता है? फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वहां हमारा मास ट्रांसफर होता है। तो बेसिकली तीन फिनोमेना ही है जो कि अपने हमारे हीट ट्रांसफर जिसकी वजह से होता है, एनर्जी ट्रांसफर जिसकी वजह से होता है, ये तीन टाइप की है, तीन मेथड ही है। तो आइए अब एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वर्क ट्रांसफर क्या होता है। वर्क होता क्या है? तो अपने को पता है कि वर्क क्या होता है दोस्तों। वर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज वर्क। नहीं वो तो ठीक है, इट इज फॉर्मूला ऑफ वर्क, बट जनरली वैसे वर्क बोलते किसको है? क्या बोलते हैं कि वर्क कैसे क्या होता है? एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो ये एक बैटरी है फ्रेंड, दिस इज ए बैटरी, ये एक बैटरी है, ये कनेक्टेड है किसी मोटर से, दिस इज क्या है? एक मोटर है भाई, बैटरी से मोटर कनेक्ट है, मोटर के आगे शाफ्ट भी लगी हुई है, दिस इज शाफ्ट ऑफ मोटर के आगे शाफ्ट भी लगी हुई है। शाफ्ट क्या है? जब बैटरी मोटर को करंट प्रोवाइड करेगी, करंट देगी, तो मोटर क्या करेगी? शाफ्ट को घुमाना शुरू कर देगी, दे विल रोटेट लाइक दिस, इस तरह से शाफ्ट रोटेट करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो शाफ्ट के इस कॉर्नर के ऊपर एक पंखा लगा हुआ है,
तो पंखा क्या करेगा, घूमना शुरू हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बैटरी से मोटर चलेगी, मोटर से शाफ्ट चलेगी, शाफ्ट से पंखा चलेगी, सॉरी। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलेगी दोस्तों, ठीक है। अगर सपोज करो हम इस पंखे को यहां से हटा दें, पंखे की बजाय एक पुली लगा दें, दिस इज ए पुली, और उस पुली के ऊपर एक रस्सी लगा दे और एक नीचे वेट लटका दे डब्लू। पुल्ले के ऊपर नीचे रस्सी लगा दे और नीचे एक वेट लटका दे डब्लू, तो जैसे ही ये बैटरी मोटर को पावर देगी, मोटर चलनी शुरू होगी, शाफ्ट घूमनी शुरू होगी, तो क्या वेट ऊपर उठना नहीं शुरू हो जाएगा पुल्ले से? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, अगर मैं आपको बताऊं डेफिनेशन क्या होगी कि वर्क इज सेड टू बी डन। क्या बोल रहा हूं मैं? वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम इफ एंटायर इफेक्ट, क्या मैं बोल रहा हूं, इफ एंटायर इफेक्ट ऑफ द सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स, दिस इज अवर सिस्टम। ये हमारा सिस्टम है। इफ क्या वर्क इज सेड टू बी डन इफ एंटायर इफेक्ट, लिख लीजिए पॉइंट दोस्तों, वर्क क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन इफ एंटायर इफेक्ट, यदि एंटायर इफेक्ट ऑफ द सिस्टम ऑन सराउंडिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेजिंग द वेट, वेट नॉट एक्चुअली रेज्ड, बट टू वो कन्वर्ट कर देगी रेजिंग द वेट, तो वेट मे नॉट एक्चुअली बी रेज्ड। तो ये बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने मान लिया दिस इज अवर सिस्टम, ये बैटरी है जो है, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। अगर बैटरी हमारा सिस्टम है ए, दिस इज अवर सिस्टम, तो क्या होगा, एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर होगी? बैटरी से क्या जाएगा, करंट जाएगा, तो वर्क इन द फॉर्म ऑफ वर्क होगी, वर्क क्या होगा, आई वी इक्वल टू आई। ये तो पावर का फार्मूला होता है, वर्क का फार्मूला। तो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, वर्क के फॉर्म में होगी, बिल्कुल होगी। अब हम सिस्टम मान लेते हैं दोस्तों इतने हिस्से को, दिस इज अवर सिस्टम, ये हमारा सिस्टम हो गया। तो अब एनर्जी ट्रांसफर किस फॉर्म में होगी, अभी भी वर्क के फॉर्म में। यहां से वर्क गया, मोटर को क्या मिला, पावर मिली, पावर होगी फॉर्म ऑफ द वर्क, ठीक है। तो अभी क्या सिस्टम किससे का, एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ वर्क, अभी वर्क से हुई है। अब हमने सिस्टम मान लिया ये सिस्टम मान लिया, ये पूरा, दिस इज अवर सिस्टम। अब क्या किस तरह से होगा ट्रांसफर एनर्जी, वर्क के थ्रू ट्रांसफर होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दोस्तों? भाई हमारा सिस्टम ये कंप्लीट हो गया, ये जो काम हो रहा है वो सिस्टम के अंदर हो रहा है, कोई बाउंड्री ट्रांसफर हुई, बट ये मैं क्या बना रहा हूं, दिस इज बाउंड्री। यहां से वर्क ट्रांसफर कर रहा है, वर्क ट्रांसफर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वर्क, बाउंड्री क्रॉस हो रही है, तभी हमने बोला कि ट्रांसफर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वर्क ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वर्क थ्रू द बाउंड्री, बाउंड्री के थ्रू। ये क्या हुआ, इससे अगर कुछ हो ही नहीं रहा, कोई बाउंड्री तो क्रॉस हो ही नहीं रही, तो यहाँ पे वर्क डन कैसे हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई वर्क ही नहीं हुआ। ये सारा इंटरनल पार्ट है सिस्टम का। तो आपने सब ना समझा कि बाउंड्री कितनी इंपॉर्टेंट है। ये वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, ये दो फिनोमिनन कब होंगे, कब एग्जिस्ट करेंगे, हम बोलेंगे कि हीट ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ हीट जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुई है, एनर्जी ट्रांसफर हुई है, जब दे क्रॉस द बाउंड्री, जब वो बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तब वो एग्जिस्ट करेंगे। इसलिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि क्लास पहले ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है, मैं भी काफी थक सा गया हूं, तो हम कल से फिक्स्ड मास एनालिसिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है दोस्तों, आप समझ पा रहे हो थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स, आपके कमेंट्स बहुत जरूरी है दोस्तों, आप जरूर कमेंट कीजिए मुझे टॉपिक से रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वी प्रोवाइडेड, ठीक है दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमारे साथ यहाँ पर जुड़कर बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट उठा सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।